नमो अजायाणं नमो लोये सौवसावणम्। कार्य की सफलता के लिए एक अनअवॉइडेबल इंग्रेडिएंट है, एक अनिवार्य कंपोनेंट की जरूरत है, और वह है टीस। आप में से बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि ये टीस क्या चीज है। टीस इज फॉलोइंग a target, following a fixed target, chasing it। मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि दो बातें होती है जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए। एक तो गोल सेट करना, और एक तो सेट किए हुए गोल पर अमल करना तब तक जब तक गोल की प्राप्ति ना हो। और लोग अक्सर ये पूछते हैं कि पढ़ाई करने में मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए? कंसंट्रेशन नहीं बढ़ता, क्या करना चाहिए? जब पढ़ने बैठते हैं तो यहाँ वहां के विचार आते हैं, क्या करना चाहिए? जब मन नहीं लगता, क्या करना चाहिए? और मुझे कई जन ये प्रश्न पूछते हैं। बहुत एक सज्जन भाई है, जब मैं मंगलायतन से निकल रहा था तब वहां पर वे बस ज्वाइन ही हुए थे, और उनके कुछ एक लक्षणों को देखकर मैं बहुत ही प्रभावित हुआ था। बड़े सदाचारी मालूम पड़ते थे। तो अभी उनके कॉल आ रहे हैं। इस साल में लगभग 2 कॉल आए। वे कोटा में पढ़ते हैं। पंडित जी, मन ही नहीं लगता, मैं क्या करूं? आपने कहा वो सब मैं फॉलो कर रहा हूं। जब हमारे दिमाग में गोल सेट होता है और गोल के प्रति आस्था, लक्ष्य और लक्ष्य के प्रति आस्था होती है, तो फिर आदमी को डाइवर्जन के कोई बीच में सोर्सेस दिखते ही नहीं। एक गेम फुटबॉल खेलते समय बीच में उसको लग भी जाती है, कितनी बार गिर भी जाता है, खून भी आने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, क्या क्या होता है, बट उसको कुछ नहीं दिखता है। खैर, इंग्लिश में एक कहावत है, रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस। कहावत का सिंपली अर्थ यह है कि जो रिवर के बेड में जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, उन कंकड़ों में 2 जाति के कंकड़ होते हैं। एक वे होते हैं जो फिक्स्ड रहते हैं नीचे, एंड एक वे होते हैं जो निरंतर रोल ओवर करते रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो फिक्स्ड रहते हैं कंकड़, वे काफी सालों से जमे हैं और एकदम तल में होते हैं, और वे काई से घिरे रहते हैं। वे जो ऊपर के जो कंकड़ है, वे थोड़े फ्लो वशत थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं। उन स्टोन्स पर कभी भी काई नहीं जमती। कहावत चल पड़ी, रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस। मॉस मतलब होता है काई। जो कंकड़ निरंतर मूवेबल है, उस पर काई नहीं चढ़ती। सीधी बात कहो ना, जो लोहा काम में लिया जा रहा है निरंतर, उस पर कभी भी जंग नहीं चढ़ती। कोई भी चीज आइडल पड़ी रहे तो वह निकम्मी हो जाती है। हमारा हाथ भी बहुत टाइम काम में नहीं ले तो निकम्मा होने लगता है। सेम इज द केस विथ द एंटायर बॉडी। इसलिए निरंतर कहा जाता है, निरंतर काम करते रहो, सक्रिय बने रहो। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस, इस उदाहरण से मैं कुछ कहना चाहता हूं। जो कंकड़ होते हैं, जो निरंतर घूमते रहते हैं, जो जम नहीं पाते, वे कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। कहावत को हमें दूसरी सेंस में लेना है। यदि आपको जीवन में
सफलता अर्जित करनी है तो पहला काम आपको करना है स्टेबिलिटी। वहां पर थोड़ा खड़े रहो। अभी तुम 2-3 महीने इंजीनियरिंग की, अब तुम कह रहे मुझे इसमें मन नहीं लग रहा, मुझे मेडिकल करना है। फिर तुम कह रहे मुझे इसमें भी मन नहीं लग रहा, मुझे वो करना है। बात कोई एजुकेशनल फैकल्टीज को सिलेक्शन की ही नहीं है। शादी होने के बाद 2-4 साल में लड़की कहती है कि एडजस्ट नहीं हो रहा है, मुझे खत्म करना है रिश्ता। लड़का भी कहता है खत्म करना है। धंधे वाला यदि आप विचार करिए, यदि धंधा कुछ चालू करे, आप क्या समझते हो? जिसके नजदीक वालों ने धंधे चालू किए होंगे वो पहले 1-2 साल में कितने कमाए होंगे? उनको थोड़ा सा कहते हैं ना, तक धरना पड़ता है। और थोड़ा तो रुको। लोगों को अभी पता चलने में टाइम लगता है कि यहां पर अमुक नाम की कोई दुकान भी है। लोग फिर बाद में कुतूहलवशात देखते हुए जाएंगे यहां पर कुछ नया हुआ है। कुतूहलवशात फिर कभी पूछने के लिए आएंगे। जरूरी नहीं आज कुछ ले जाएंगे। तुम सोच रहे हो पहले दिन तुमने दुकान खोली है और सभी जन तुमसे लेके जाए। विश्वास संपादन करने के लिए कितना बड़ा टाइम देना पड़ता है। मोक्षार्थियों, जब भी किसी एक इंस्टीट्यूट का, एक फैक्ट्री का जब भी विभाजन होता है, मैं आपको मतलब की बात कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे 2 भाई अलग हुए अंबानी के, मुकेश और अनिल अंबानी। 2 भाइयों का अलग होना इज नॉट जस्ट पार्टीशन ऑफ वेल्थ कि तुम इतना ले जाओ इतना ले जाओ। बात इतना ले जाने की नहीं है, पैसे की। तो सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है मालूम आपको? क्या है? बोलिएगा जरा कोई। टैग। टैग। रिलायंस इंडस्ट्रीज किसके पास रहे? कम्युनिकेशन हमें नहीं चाहिए भैया, तुम आजमाते रहो उसमें। इंफ्रा वगैरह हमें नहीं चाहिए भैया, तुम आजमाते रहो। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे पास चाहिए। 2 पैसा कम मिलेगा चलेगा। क्या है उसमें ऐसा? उसमें है गुडविल। क्या है? गुडविल कैसे अर्जित हुआ है? पैसा देकर नहीं, विश्वास से। गुडविल मतलब ही विश्वास होता है। और विश्वास कैसे अर्जित होता है? टाइम। टाइम। अब कल्पना करिए, आप यहां पर आए थे नए नए, अब पहले दिन से मेरे से प्रेम करने लग गए थे कि मैं आपसे तुरंत पहले दिन से प्रेम करने लग गया? ऐसा कभी नहीं होता, कहीं भी नहीं होता, किसी भी फील्ड में नहीं होता। मालिक जब नया नौकर लगाता है, नौकर जब मालिक ढूंढता है, कोई भी किसी पर जल्दी विश्वास नहीं करता। काफी टाइम जाता है, फिर विश्वास संपादित होने के बाद चाहे जो कुछ हो फिर वो डाइवर्ट नहीं होता। ऐसा ही होता है। एनीवे, कम बैक। मैं आपको कुछ विशेष बात कहने जा रहा हूं आज। मैंने भूमिका खड़ी की है, इसी को जोड़कर मैं आगे बात करूंगा। रोलिंग स्टोन गैदर स्नो मॉस, ऐसा मैं कह रहा हूं। जो कंकड़ निरंतर घूमता रहता है, जो जम नहीं पाता है, वो कुछ ग्रहण भी नहीं कर पाता है। जमा हुआ कंकड़ ही काई ग्रहण कर लेता है। हालांकि काई तो वहां पर सड़ना है उसका, उसे तो समझाया जाए कि चलना जीवन की निशानी, रुकना मौत की निशानी। बट यहां पर वह बात नहीं कहना चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो निरंतर अनस्टेबल रहते हैं लाइफ में, चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, असामंजस्य स्थिति में रहते हैं, निरंतर कश्मकश में रहते हैं, जो किसी के बहकावे में आकर चलो थोड़ा ये आजमा ले, थोड़ा ये आजमा ले, ऐसा करे, एक जगह टिके रहते ही नहीं है, वो किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं कर पाते। कितने जन समझ रहे हैं मुझे? धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाएगा। जैसे पहला प्रवचन सुना था तो हर किसी को बहुत अच्छा लगता है। जिस सभा में मैं गया था, जिस सभा में मुझे मेरा दोस्त ले गया था, मृत्युंजय डॉक्टर, वो आज डिप्रेशन के गर्त में मरता जा रहा है।
भयंकर पीड़ित है वो आज, और उसने वो मुझे ले गया और मैंने तो अपना लाइफ बनाने का आर्ट वहां से सीख लिया। लव एट फर्स्ट साइट जिसे कहते हैं, अपन तो पहले प्रवचन में ही फिदा हो गए। किससे? जिन शासन से। जिन शासन से वक्ता की शक्ल मुझे नहीं पता, वक्ता का नाम मुझे याद नहीं है, मैं कोई जरूरी नहीं समझता वक्ता आपके दिमाग में कितना घर बनाए। और हर एक वक्ता को भी यही चाहिए, मेरे बहाने जिन शासन की छवि मुझे मार्क करनी है, मैं कुछ हूं इस भावना से उबर जाए, उसका बुखार उतरना जरूरी। खैर एनीवे, मैं कुछ बातें सुनता रहता हूं जो मुझे बहुत चुभती है। आपको बैकग्राउंड भी अभी पता नहीं होगा उन सब का, बट अभी टाइम नहीं है, फेयर टाइम नहीं है, फिर कभी बात करेंगे अलग समय में। मतलब अमुक व्यक्ति को नहीं जाना तुमने, मतलब तुमने जिन शासन को नहीं जाना। अरे तुम क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? महावीर का जीवन चरित्र जानना जरूरी है क्या जिन शासन समझने के लिए? आपको क्या लग रहा है बच्चों, जरूरी है? महावीर ने शादी की थी कि नहीं थी, की थी, और कितने साल की उम्र थी, कितने साल दीक्षित रहे, क्या फर्क पड़ता है शादी करने न करने से? फर्क पड़ता है कि समापन कैसे हुआ, अंत भला सो सब भला। स्टार्टिंग में क्या हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कौन गिनता इन बातों को? अंत में आका जाता है, स्कूल में कौन कितना पढ़ता तो उससे क्या मायने रखता है? आज तुम कहां खड़े हो और मैं कहां खड़ा हूं, इससे मायने रखते हैं बातें सब। एनीवे, हम तो लंबी रेस के घोड़े हैं, हम तो छोटी छोटी रेस और छोटे छोटे मुकाम हमारे नहीं है। एक होती है टीस बच्चों, कुछ अर्जित करने की टीस, एंड टीस वो होती है एक बार दिमाग में बन जाए तब लक्ष्य की प्राप्ति होने तक वो आपके दिमाग को कीड़े की भांति कुदेरती रहती है। वो आपको तब तक चैन की नींद सोने नहीं देती जब तक आप आपके मुकाम तक नहीं पहुंचते। उसे कहते टीस। अनफॉर्चुनेटली, बड़े दुर्भाग्य से, टीस का और भावुकता का जन्म एक ही गर्भ से होता है। दो दोस्त एक ही प्रवचन में एक दिन गए और दोनों प्रभावित होकर दोनों फूट फूट कर रोने लग गए, बट 7-8 दिन के बाद एक जन फिर से गोरखधंधे में उलझ गया, यानी एक जन को 7-8 साल के बाद भी देखिए उतनी ही रफ्तार से वो दौड़ रहा था। What makes the difference? Difference is in how you end your race. रेस के प्रारंभ में तो सभी बराबरी से ही प्रारंभ करते हैं, लेकिन एंड आपका इंपॉर्टेंट रहता है। स्टार्टिंग तो सबकी जोश में ही होती है, तभी तो पिच तक, क्रीज तक आकर खड़े। कितने जन समझ रहे बात को? मुझे एक बार सुबह सुबह 4:30 बजे एक जन मेरे पास आए, 9 का ही दरवाजे को। मैंने कहा इस समय में कौन आए हो? श्राविका की आवाज थी, और ये भी ख्याल में था कुछ ग्रुप में है कोई। तो खनिया दहना की कुछ बहनें आई थी, ब्रह्मचारी बहनें। इतने सुबह, भैया हम यात्रा कर रहे हैं, यात्रा करते करते अब भी यहां आए हैं, और आगे निकलना भी है। लोग हमें कह रहे थे कि अभी कहीं से मिलोगी तुम इतने सुबह सुबह, कोई तो भी मिलेगा क्या? तो बहन मुझे ये कह रही थी, नीलम बहन उसका नाम है, नाम से आपको कोई बहुत मतलब नहीं है, अभी तो 65-70 वगैरह कुछ होगी। तो ये कह रही थी यदि वे ही सचिन भैया होंगे जिनको मैंने देखा था, जो खनिया दहना में रहे थे,
तो वे मुझे इस समय में जगह मिलेंगे। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और कुछ कुछों की भावनाएं इतनी कमजोर होती है कि वे उन भावनाओं को आगे तक नहीं ले जा पाते। मैं उसे भावुकता टर्म दे रहा हूं। भावुकता और टीस एक ही स्थान से ओरिजिनेट करके भी खरगोश की भांति भावुकता बीच में ही दम तोड़ देती है, या तो ओवर कॉन्फिडेंस में, या तो भय में, या तो जो भी कुछ है, या तो अजीर्ण में, आदि आदि आदि, या तो आलस में। और लगाम थामे कछुए की भांति वो टीस धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। ये टीस कितनी कार्यकारी है, लेट मी साइट सम एग्जांपल्स टू यू। आज ये विषय कहने का कारण भी मैं आपको बता दूं बच्चों। एक बहुत ही अच्छे जीव है जो अभी अभी शास्त्री से पास आउट हुए हैं, फुटेरा के हैं। फुटेरा ये पथरिया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव है, फुटेरा, जहां पर मैं कभी हो आया हूं। खडेरी में मैं एक आध बार गया था, याद आ रहा है आपको? उसी के पास में फुटेरा पड़ता है। ये सब मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं फिलहाल। जबलपुर से थोड़ी दूरी पर है। आपको बेंचमार्क मैंने जबलपुर का दे दिया। मैं तो ताज्जुब कर गया, आज के तारीख में भी ऐसी कोई टीस किसी को होती हो। हर्ष के पिताजी, हर्ष की माताजी, हर्ष की मां के गर्भ में, मतलब आज से चलना पड़ेगा लगभग 20 साल पहले, जब हर्ष की मां के गर्भ में हर्ष था, तब उनकी मां ने और पिता ने यह भावना भाई थी कि हमारी कोख में पैदा होने वाला बच्चा, संतान, जिन शासन को आलोकित करे, अपना पूरा सर्वस्व आत्म कल्याण के लिए, बचा हुआ समय जिन शासन की प्रभावना के लिए न्यौछावर कर। और उसी भावना से वे तीर्थ यात्रा पर निकले थे। क्या भावना तीर्थ यात्रा में? जो गर्भ में मेरे बच्चा पल रहा है, भावना कितनी वर्क करती है समझ में आ रहा है बच्चों? नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रेंच रूलर हुआ, कभी मैंने आपको बताया था ये भी घटना। जब वो गर्भ में था नेपोलियन, तब फ्रांस ने अटैक किया था इनकी कंट्री पर, और पूरा अपने कब्जे में करके 1 साल हो गए थे, लेकिन अभी भी आतंक अपनी चरम सीमा पर था। और जान बचाने के लिए लोग त्राही त्राही कर रहे थे, वन वन भटकते थे। उसमें एक महिला गर्भावस्था में जंगल में जीवन की भीख मांगते हुए, यहां वहां ठोकरे खाते हुए कहीं छिप रही थी, सोच रही थी कि मेरा बचना जरूरी है, क्योंकि मैं बचूंगी तो गर्भस्थ शिशु भी बचेगा। गर्भस्थ शिशु बचेगा तो ये करेगा खात्मा इस आतंक का। ये साधारण गरीब घर का पैदा हुआ, लेकिन उसकी मां ने ये सब भावना भाई उस समय में टीस, समझ रहे हैं आप लोग? टीस बच्चों, उस हर्ष की मां ने ये टीस की। मैं बहुत जल्द मिला सकता हूं हर्ष से, आपको आ भी सकते हैं आप। मुझे आदत नहीं है किसी को बुलाने की, मुझे किसी के संपर्क में रुचि नहीं, बट आपको दिखाने की दृष्टि से मैंने कहा। हालांकि मुझे कभी कभी फोन उनके आते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले एक फोन तो आया था एक शंका को लेकर। एनीवे, दो हर्ष और उनका भाई, ये 2 सगे भाई है बच्चों। आज उस हर्ष ने, आज मतलब 6-7-8 महीने पहले की बात कर रहा हूं मैं, इन्होंने शास्त्री पूरा किया। दीक्षांत समारोह में जब ये हर्ष जी बोल रहे थे मंच से इस बात को,
कि मैं जब गर्भ में था तो मेरे माता पिता तीर्थ यात्रा पर इसी भावना से निकले थे कि मेरी संतान धर्म के लिए अपना जीवन दे दे। एक टाइम था जब भारत भी कभी परतंत्रता के साए में था, कभी अंग्रेजों के, कभी मुगलों के, कभी किसी के, कभी किसी के। तब पंजाब में एक अपील की जाती थी कि 2 बच्चे पैदा होंगे, एक बच्चा जन्मदात्री मां की रक्षा के लिए, तो दूसरा बच्चा अपनी भारत मां की रक्षा के लिए। तो पंजाब का ये बहुत एक ट्रेंड रहा है पहले कभी भारत के लिए तो एक बच्चा हम देंगे ही देंगे मर मिटने के लिए। आंख उठाकर किसी ने देखी तो खबरदार। खैर, जब वे दीक्षांत समारोह में ये बोल रहे थे, अनायास में सुन रहा था उसको बहुत रेयर ये प्रसंग होते कि मैं कभी किसी को सुनता हूं। साल में 2-4 प्रसंग होते होंगे मैं जब मैं भी नहीं सुनता हूं। खैर, इन्होंने लगाया चौके में, तब मैं वो कान पर पड़ा और 2-5 मिनट कभी आते जाते सुन लिया कुछ तो की बात है। तो बड़े उत्साह से इस बात को कह रहा था। आज वो शास्त्री होकर बाहर निकले हैं। आज उन्होंने एक पोस्ट डाली है, दैट मूव्ड मी। उस पोस्ट में मुझे अंदर से गदगद कर दिया। उन्होंने अपने पिता के हैंडराइटिंग में, आपको चाहिए तो मैं सेशन के बाद दिखा दूंगा, उन्होंने अपने पिता की राइटिंग वो पोस्ट की है। वो लेटर है, वो उन्होंने लिखा है, ये मेरे पिताजी के डायरी का वो पन्ना है जो 2010 में लिखा था उन्होंने। और उनके ही राइटिंग्स में वो कह रहे हैं कि मेरे बच्चा अभी भले इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी ये भावना है विषयों का थोड़ा अधिकार होने के बाद वे अपना जीवन पूरा तन से, मन से और धन से जिनवानी के लिए लगाए। जब मैं खड़ेरी गया था तो उनके पिताजी राजकुमार जी, वो भी उनके साथ, हर्ष और वो दोनों बाप बेटे दोनों आए थे। आज प्रवचन में, मतलब हर्ष प्रवचन करता है पुटेरा में, तो उनके पिताजी पहले श्रोता रहते हैं। उनके पिताजी भी एक प्रकार से प्रवचनकार ही है, सुनते हैं। गद्दी पर पहले वे ही बैठते थे। मतलब पिता बाप की ऐसी जोड़ी है जैसे ऐसा लगता है ये दोस्त दोस्ती है और तुम कुछ भी फिक्र मत करो, तुम तो स्वाध्याय करो। उनके पिता और पहले श्रोता, और इतना तगड़ा अध्ययनशील हुआ है वो हर्ष। खैर, मैं कभी किसी की इतनी प्रशंसा करता नहीं भी हूं, लेकिन बात ही इतनी प्रशंसनीय है। मैं हर्ष की बात नहीं कह रहा हूं यहां पर, मैं किसकी बात कह रहा हूं। और दूसरा जो बालक है उनका, मतलब हर्ष का सगा भाई, वो भी अभी शास्त्री के 2nd ईयर में है शायद। बहुत जल्दी वो भी शास्त्री करके पूरा हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आत्म प्राप्ति की टीस कितने जन को है। कितने जनों ने ये टीस की है कि मेरा बच्चे को मुझे बड़ा बनाना है। बड़ा बनाने का क्राइटेरिया मूर्ख मां बापों का इतना ही है कि करोड़पति बन जाए, बड़ी गाड़ी आ जाए, 2-4 बिल्ले वाला कोई एसपी बन जाए, कोई बड़ी बात बन जाए। आपके माता पिता को पूछ लेना, मुझे मतलब आपके क्या अरमान है। ठीक है, पेट पूजा कुछ के लिए कुछ करना पड़ता है, बट आपके माता पिता स्वतंत्र थे ये भावना बहाने के लिए कि जो भी कुछ करे किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, इतना मुझे मिले। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु भी, क्या है वो, साधु न भूखा जाए। अंतिम लाइंस में 1-2 शब्द यहां वहां हो रहे, प्लीज थोड़ा सा देख लेना। साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भोजन करूं और साधु भूखा न जाए। मेरा इतना ही घर हो, मेरा पेट भरे और कोई भी अतिथि आए, मैं बड़े उदार मन से उनको खिला सकूं, मैं दूसरों को गाड़ी दिखा सकूं, बंगला दिखा सकूं, इससे किसी के पेट नहीं भरते हैं। ये तुम्हारी अपनी निजी समझ है, ये तुम्हारे मन का आकर्षण है। लोग उसको घास भी नहीं डालते, तुम्हारे हां में हां मिलाते, झूठी झूठी मुस्कान भरते।
उससे उनको क्या मिलेगा जी? खैर, मैं आज टीस की बात करने के मूड में हूं बच्चों। हाँ, साई इतना दीजिए। साई मतलब कौन बच्चों? ओ, मूड ऑफ करके। साई कहते हैं तुलसीदास को। वैसे साई कहते हैं भगवान को। किसे कहते हैं साई? भगवान को। और कई जगह आपको साई ये वर्ड मिलेगा, तुलसीदास अपने लिए लगाते थे अथवा उनके लिए प्रचलित हो गया था। तो साई मतलब भगवान, भगवान के अर्थ में साई होता है। और लेटेस्ट प्रचलित तुलसीदास के लिए है। वैसे साई का अर्थ वैसे तो भगवान हुआ करता है। अबे साई बाबा को जो लोग साई कहने लग गए, वो भी भगवान का रूप उनको दिया जाने लग गया था, इसीलिए साई। कितने जन मुझे समझ रहे? ओशो का नाम कितने जनों ने सुना? ओशो, ओशो रजनीश, नहीं सुना आपने? एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए। खैर, वो जापान में बहुत हिट हुए, सुपर हिट हुए। जापानीज लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया, और जापान में भगवान मतलब ओशो होता है, तो ओशो नाम से पहचाने जाने लग गए। ओशो कोई नाम थोड़ी है, वो तो भगवान का अर्थ है। एनीवे, कम बैक। मैं टीस की बात कर रहा था। आज उन्होंने पोस्ट डाली है उसकी, वो लेटर डाला है अपने पिताजी के अक्षर में, और पिताजी ये लिख रहे हैं, मेरी ये भावना है। वे भी पिताजी की के सपनों की पूर्ति का कितना आदर कर रहे हैं, और पिताजी को भी उनसे और आदरणीय योग्य दूसरी कोई वांछा नहीं है उनको। आदरणीय, मानने योग्य मेरा लड़का ये बने, वो बने, वो बने की बात नहीं है। और पैसा तो किसी से भी मिलता है भाई साहब, हाँ या ना? पैसा तो चोरी चापाटी से भी मिलता है कि नहीं? पैसा वैश्य भी कमाती है कि नहीं? वैश्य समझते हो ना? जो एक्ट्रेस होती है, फिल्म एक्ट्रेसेस होती है अधिकांश, वे अपने शरीर का सौदा कितने जनों के साथ करती होगी, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलिए। कितने जनों के साथ एक्टिंग कर लेते, क्या कर लेते, महीनों रहेगी उनके साथ, क्या क्या क्या, क्या? किसके लिए? सबसे बड़ा रुपया। मतलब वो दाग लगवा रहे हो आप। मतलब लोगों ने, अरे बदतमीज बाश तो आओ जरा, लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी, जौहर कर लिया हजारों रानियों ने, भस्म हो गए आग में, कोई छू न पाए। इसलिए महिलाएं शील की रक्षा के लिए सती चली जाती थी, पति के पीछे हम पर संकट ना आए इसलिए। और तुम होगे सस्ते में ही बिक रहे हो यहां पर, तुम्हें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। कितने जन समझ रहे हैं? मैं टीस की बात कर रहा हूं बच्चों। पैसा तो किसी से भी मिलता है, तो जब पैसा ही कमाना तुम्हारा उद्देश्य है, तो न्याय नीति से क्यों नहीं कमाते? क्यों अनीति करते हो? क्यों अधिक की चाह करते हो? टीस की मैं कुछ बात कहने के मूड में हूं, मैं टीस की कुछ बात करूंगा बच्चों। लोक के परिवेश का एक उदाहरण मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये लौकिक रूप से भी आपको बड़ा कारगर सिद्ध होगा। मैंने कभी आपको शांतिनाथ सोनाज का उदाहरण दिया है, आपको याद आ रहा होगा। शांतिनाथ सोनाज अकलूज के रहे हैं ये, मतलब 2-3 घर छोड़कर उनका घर है शांतिनाथ सोनाज का। जहां पर मेरा घर है, माता पिता रहते हैं, बस बीच में मैं समझता हूं एक 2-5 घर निकल जाए तो बस उनका बंगला है बहुत बड़ा। शांतिनाथ सोनाज, एक टाइम ऐसा था, मैं शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 70-80 साल पहले की बात कर रहा हूं आपसे। कितने? 70 साल की बात पहले की मैं बात कर रहा हूं आपको। डेफिनेटली ये तब का टाइम था बच्चों, जब शांतिनाथ जी की स्थिति केवल नाम ही के साथ नाथ जुड़ा था, और पामरता की तो कोई सीमा नहीं थी।
पामरता का तात्पर्य गरीबी, दरिद्रता। वे एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। कैसी स्थिति होगी? आप में से किसी ने सपना देखा है कि मैं भी पेट्रोल पंप पर काम करूं? अनंत ने भी नहीं देखा होगा। परिस्थितियां हमसे क्या कराती है कि बात नहीं चल रही। परिस्थितियां तो अच्छों से भी कुछ भी करा लेती है, लेकिन चाहता कौन है होना? पेट्रोल पंप पर काम करते थे शांतिनाथ सोनाज। क्या हैसियत रही होगी उनकी? कौन पूछता होगा उनको? उनकी उस जमाने की बात है, तब उनकी उम्र लगभग 30 के आसपास की थी, 30-35। आज से 70 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, और तब उनकी उम्र होगी 30-35। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? तब उनके 4 पुत्र थे, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4-5 पुत्रियां थी। मैंने कभी आपसे शेयर किया? ये किया होगा एक आध बार जरूर। कितनी संतानें हो गई उनकी? 9। गरीबी, संतानें इतनी। पहले जमाने में थोड़ी सी एक इलिटरेसी थी, पैदा ही करते जाते थे। खैर, उनकी पत्नी मर गई। पत्नी मर गई का मतलब यह है, उन 9 जनों का पालन भी करने की बात है, और नौकरी पर भी जाना है मुझे। साधारण बात है। आज के तारीख में कितनी जल्दी हिम्मत हार जाएगा कोई, हा या ना? लेकिन उन्हें के मन में टीस रही, मैं दूसरा विवाह यदि करूंगा तो जो मां आएगी ओरिजिनल तो होगी नहीं। मैं हमेशा कहता हूं, इफ यू मैरी अगेन then that will not be a pair, that will be a repair, or that will be a despair. कितने जन समझ रहे हैं मुझे? रिपेयर कहते, रिपेयर समझ में आता है ना? रिपेयर का मतलब जुगाड़ होता है, जुगाड़। मैं उसका अर्थ यहां पर रिपेयर, पेयर कपल कहते हैं ना, पति पत्नी को पेयर कहते हैं। डिस्पेयर मतलब अपंगत्व को डिस्पेयर कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। DISPAIR, PAIR। डिस्पेयर मतलब अपंगत्व। उन्होंने दूसरी शादी केवल इसलिए नहीं की, शांतिनाथ जी ने, मैं यदि दूसरी शादी करूंगा तो उसके भी अपने बच्चे वो पैदा करेगी। कितने जन समझ रहे? और मजा तो तब आएगा साहब, ड्रामा तो तब चालू होगा जब उसके बच्चे पैदा होंगे। जब बच्चे ही पैदा नहीं होंगे तब तक तो कोई ड्रामा ही नहीं होगा। कितने जन समझ रहे? स्व और पर का भेद विज्ञान कुछ समझ रहे हैं? मतलब ये पक्षपात का महाभारत तो तब होगा जब अपने सगे बच्चे पैदा होंगे, तो इनकी तरफ क्यों ध्यान देगी फिर वो? कितने जन समझ रहे हैं? तो उन्होंने कहा ना, बच्चे मैंने पैदा किए हैं अपनी दम से, उनकी सुरक्षा का भी दायित्व मेरा ही है। वे रगड़े तो नहीं जाएंगे, 2 पार्टों के बीच में उनकी हालत तो खराब नहीं होगी। इसे मैं ही अपनी दम से करूंगा। अरे मैं उनका सगा बाप हूं, जब मैं भी उनको किसी के आश्रय रखना चाहता हूं उनके सुख के लिए, वो तो पराये आ रहे हैं, वो काय के लिए उसमें माथा मारेंगे? ज्याचं जळतं त्याला कळतं। समझ में आ रहा है ना? ज्याचं जळतं त्याला कळतं म्हणजे मराठी कहावत है। जिसके ऊपर पीड़ा आई है वही जाने वो समस्या, जिसकी ना फिटी वो बीवाई, वो क्या जाने पीर पड़ा पराई। उन्होंने अपने दम पर बच्चों, उन 9 बच्चों को बड़ा किया। मैंने बताया था आपको, नहीं याद आपको? आज 9 बच्चों को तो बड़ा कर ही लिया उन्होंने। उनके हयाती में ही वे 10-12 पेट्रोल पंप के मालिक हो गए थे।
कितनी सारी एजेंसीज उनकी, हीरो होंडा आदि आ जाते सब, हीरो कंपनी वगैरह, कितनी कंपनी की डीलरशिप है उनके पास आज। भाई सब बड़े बड़े उनके व्यापार चलते हैं, सब अकेले आदमी ने खड़ा किया। बताओ प्रतिकूलता उनको डिगा पाई। और टीस मुझे करना है, लौकिक लौकिक टीस समझ रहे हैं आप लोग। मैं और एक धार्मिक उदाहरण दूंगा आपको, जैसे हर्ष का मैंने बताया आपको, हर्ष जी का, हर्ष जी कहना चाहिए, वो विद्वान है वैसे तो, यद्यपि सीनियर है, जूनियर है, रिस्पेक्ट खूब करते हैं मेरी। तो मैंने डॉक्टर साहब की एक बात बताई थी आपको, डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल की। आज कुछ नई बात भी बताऊंगा आपको। मैंने कहा था आपको, जब डॉक्टर हुकुमचंद बहरील जी के पिताजी किसी प्रवचन में गए थे, प्रवचन सुनते सुनते उनको इतना गदगद हो उठा, इतना भाव विभोर हो उठे कि उनका मन तड़प उठा थोड़ी देर के लिए कि मैं तो मेरा बच्चा कुछ इसी लायक बनाऊंगा जो ऐसी गद्दियों पर सुसज्जित और सुशोभित हो। वो यही जिनवानी करे, वो पंडित बने, सीधी भाषा में। रात दिन उनको वही धुन, मैं मेरे लड़के को पंडित बनाऊंगा, पंडित बनाऊंगा, पंडित बनाऊंगा, पंडित बनाऊंगा। और भावनाएं फलती जरूर है बच्चों, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, तुम भावना भावो, काम हो जाएगा। तुम्हारा काम भावना का अनुसरण करना अवश्यंभावी है। भावनाओं का पीछा आपके कार्य करते ही करते हैं, उनको आना ही पड़ता है। बहुभावांतरों की भावनाएं भी काम कर जाती है। देखो, मेंढक आज भले कुचला गया है हाथी के पैर के नीचे, लेकिन उसकी भावना, मेंढक की भावना, भले वो देव पर्याय में पैदा हुआ, लेकिन वहां से भी उसको ठेठ समय शरण में ले गई। हाया ना, भावनाएं बहुत बलवान चीज होती है। यही आत्मविश्वास है, यही मंत्र है, यही वशीकरण मंत्र है, यही उच्चाटन मंत्र है, सब कुछ यही है, यही रिद्धि है, यही विद्या है। जिसने भावना भाई, उसकी झोली में असफलता मिलती नहीं। अब रात दिन में यही भावना भाई कि मुझे मेरे लड़के को विद्वान बनाना है। और डॉक्टर साहब और उनके भाई दोनों इस जाति के विद्वान हो गए बच्चों। अब जानते हो, डॉक्टर हुकुमचंद जी बहरील पहले इंदौर में एक सरकारी स्कूल में पढ़ाते थे, कॉलेज में हिंदी साहित्य पढ़ाते थे। साहित्य में ही शायद उन्होंने, वैसे तो न्याय में किया था उन्होंने, न्याय तीर्थ किया था उन्होंने, साहित्य भी उन्होंने किया होगा, मास्टर्स। तो साहित्य पढ़ाते थे, तो उनको पूरनचंद गोदिका ने, पूरनचंद गोदिका कौन बच्चों? ये एम्परर, ये सम्राट, ये राजा। कौन से राज्य के भाई साहब? जो अभी एम्पायर खड़ा होना है स्मारक में, स्मारक टोडरमल स्मारक ट्रस्ट, उसके प्रणेता, उसके मूल फंडर, मूल भावना बहाने वाले पूरनचंद गोदिका। वे और एक आध दो विद्वान पहुंचे इंदौर डॉक्टर साहब के पास, बोले कि हमारा प्लान है, हम ऐसा स्मारक खड़ा करना चाहते हैं जहां पर सभी जन धर्म की सभी विद्या करें। ओके कर दिया उन्होंने। मैंने कहा था आपको, आप भूल रहे हैं, बड़े भाई ने उनको चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी में लिखा डॉक्टर साहब को, मैंने ये क्या सुना है, रतनचंद जी भाई, मैंने क्या सुना है, तू नौकरी छोड़ के वहां जा रहा है? अरे सरकारी नौकरियां मिलती नहीं है भाई, तुम कहां जा रहे हो पढ़ाने के लिए? उन्होंने कहा, भैया मेरे यही अरमान है, मैं अमृतचंद्र स्वामी को पढ़ाऊं, मैं कुंद स्वामी को पढ़ाऊं, मैं जयसेन आचार्य को पढ़ाऊं। ये शकुंतला की कमर नापते नापते मुझे अपने अंतिम सांसें नहीं लेनी है। शकुंतला की कमर नापना मतलब,
अरे हिंदी साहित्य में सब पढ़ाना पड़ता है, अभिज्ञान शाकुंतल वगैरह पढ़ाना पड़ेगा, उसमें शकुंतला आएगी नायिका के रूप में, उसके सब फीचर्स बताने पड़ेंगे। मतलब ये सब श्रृंगार साहित्य पढ़ाएंगे क्या हम? और साहित्य में सब पढ़ाया जाता है। ना ना ना, मैं अपना जीवन हवन नहीं करूंगा। तो वे वहां पर आए, कहां पर? स्मारक। मैं और एक मजे की बात आपसे शेयर करता हूं बच्चों। आज मुझे प्रामाणिकता तो इसकी चेक करना चाहिए, मुझे प्रामाणिकता के बारे में भी पता नहीं। यदि बात झूठी होगी तो समझदार लोग मुझे माफ करें। डॉक्टर साहब के मुख से सुनिए, इसलिए मैं कह रहा हूं, और कई जगह रिकॉर्डेड होगी, कई जगह रिकॉर्डेड होगी, क्योंकि कान से मैंने सुनी। उसी समय में उत्तम चंजी सिवनी को पहले उन्होंने अपॉइंट किया मतलब आप स्मारक संभालो। उत्तम चंजी सिवनी कौन जानते हैं बच्चों? ये बहुत बड़े विद्वान रहे, विवेक जी आते, विवेक जी छिंदवाड़ा, उनके पिताजी अच्छे विद्वान। तो उनको कहा आप बच जाओ स्मारक में। उन्होंने कहा मैं बस तो जाऊंगा, लेकिन मेरे फ्यूचर मतलब नहीं, आज तो आप हो, कल आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? आज तो आप ध्यान रख रहे हो हमारा। उनको सब हम मरने के बाद क्या, हम अपनी गारंटी कैसे दे? जीते जी की तो गारंटी दे सकता है आदमी। और डॉक्टर साहब ने वो प्रपोजल ब्लाइंडली एक्सेप्ट किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यह अवसर मिल रहा है धर्म पढ़ाने का, मैं इस अवसर से क्यों चूकूं? और डॉक्टर साहब स्मारक में आए। बच्चों आज हजारों जन शास्त्री होकर स्मारक से निकले। कितने? हजारों। ये सब डॉक्टर साहब को अपना सब कुछ मानते। विद्वत्ता में धार थी, अगाध अगाध पांडित्य के धनी थे। वे जब स्मारक में आए, बच्चों स्मारक बन रहा था, तो स्मारक की आमदनी बनने के लिए थोड़ा पैसे की जरूरत भी होती है ना बड़ी बड़ी संस्थानों के लिए। तो ऊपर का पूरा मंजिल बोले अपन इसको किराए पर दे देंगे। कौन ले रहा है किराए से? तो बोले वो ले रहे, वो बीडी वीडी बनाएंगे ऊपर। क्या क्या बोल रहे हैं? बीडी बनाएंगे? फिर किराए, हमको किराए कैसे आएगा? और किराए नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? डॉक्टर साहब ने कहा सुनो जी, मैं मेरी पूरी ताकत इसमें लगाऊंगा, खून की हर एक बूंद उसमें लगाऊंगा कि यहां पर चिंटी जितनी भी जगह न बचे, इतने खचाखच लोग भरे मिलेंगे आपको, रात में भी और दिन में भी और साल भर। और वास्तव में ऐसी रेलचल चालू हो गई टोडरमल स्मारक में। कलेक्टर वलेक्टर जैसे बड़े बड़े लोग भी आकर हॉल में पड़े रहते थे। मुझे स्पेशल रूम, और ये तो आज का दौर है, एक तब का दौर था बड़े बड़ों को, कुछ सेठियों को भी कोई पूछता नहीं था, और बड़े बड़े हॉलों में रख दिया जाता था। मतलब इतने ज्ञानार्थी और इतने पिपासु थे ज्ञान के तब। मैं पूरा जोर इसमें लगाऊंगा ना कितने जन समझ रहे मेरी बात को? डॉक्टर साहब ने अपने पूरी जनरेशन को, फर्स्ट जनरेशन को और सेकंड जनरेशन को, दोनों जनरेशन्स को इसी में लगाया। सबने शास्त्री किया। बड़े दादा ने अपने दोनों जनरेशन्स को, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को इसी में लगाया। तो मैं आपको पीस की बात कह रहा हूं। किसकी? भावनाएं फलती जरूर है, और आज सहजता में मेरा मन मयूर झूम उठा उस पोस्ट को देखकर कि एक बाप की भावना फल गई आज, और भावनाएं फलती तो है। खैर, माइल्स टू गो बिफोर आई एंड। फिर भी मैं अपनी एक आध दो प्रसंग सुना देता हूं, बस करता हूं। जब मैं भी इस दौर से गुजर रहा था, लोगों से अपरिचित ही था मैं,
क्योंकि मैं श्वेतंबर से दिगंबर में आया। लेकिन जब इस मार्ग पर आया मैं, तो मुझे जगह जगह समय समय पर डाउट पड़े। मुझे कौन समझाए कोई अपनी नजदीकी होनी चाहिए ना, कोई भी किसी को भी कितनी बार पूछ सकेगा ऐसा। तो कल्पना बहन जी ने, जो ब्रह्मचारी बहन है ना जिनका मैं जिक्र करता हूं, अधिकांश उनका रहना जयपुर में ही बना। कभी कभी मुझे याद है बच्चों, मैं 10-10 बार भी उनको कोई चीज पूछ लेता था, वे तब तो समझा देती थी, फिर मैं फिर भूल जाता था सब। तब आज जैसा रिकॉर्डिंग वगैरह हो सकता है, तब या तो मैं जानता नहीं होऊंगा, या तो तब इतनी सुविधाएं नहीं होती होगी। अभी वे बोलते जा रहे, मैं नोट करूं, ये कितना संभव है, और बहुत कठिन कठिन विषय है। तो इतना डर लगता था कभी कभी 10वीं बार पूछने में, 11वीं बार पूछने में। लेकिन मन एक ही बात कहता था बच्चों, आज ये मुझे चाटा भी मारे, आज ये मुझे गालियां भी दे, चाहे जितना कुछ बोले मुझे भला बुरा, कि तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ता है, समझ में नहीं आता, फिर भी तुम पूछते रहते हो। कुछ भी कहे ये, लेकिन मैं तो पूछूंगा। मैं 1000 गाली खाऊंगा, लेकिन मुझे जिन शासन का ज्ञाता होना है। इस टीस से मैंने कितने 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 प्रश्न पूछे। कुछ प्रश्न तो कितनी बार पूछे, भेजे में घुसे तब ना। और वो तो ऐसे कंप्यूटर है समझ लो, उनको कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए, कुछ भी पूछिए। आज इतना बड़ा विद्वान तो शायद ही कोई होगा अपने मिशन में, जिनको हजारों ग्रंथों पर ऐसा प्रभुत्व है कि बराबर बता दे। संस्कृत के पारगामी विद्वान है वे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरी भावना थी कितने भी धुतकारा जाए, लेकिन फिर भी मैं उनके चरणों में पढ़कर यह कहूंगा, कुछ भी करो मुझे प्रकरण समझा दीजिए। और ये टीस अपन को इंजीनियरिंग आदि के टाइम में, स्कूल के लाइफ में कभी भी नहीं थी। ध्यान रखना, थोड़ी भी अकड़ आप में घुस जाए तो इसका मतलब आपकी टीस कमजोर है, आगे जाकर भटकने वाली है। टीस मान मर्यादा नहीं समझती, वो गर्जी है, और गर्जी के कोई मर्जी नहीं होती। खैर, बहन की तरफ से भी मुझे बड़ा वात्सल्य और स्नेह मिलता रहा। उनकी तो ऊंची आवाज ही नहीं है, वे क्या धुत करेंगे और क्या फटकारेंगे, वे क्या डांटेंगे और क्या टोकेंगे मुझे। उनकी तो आवाज ही एकदम नम्र ही है। बट मेरी भावना तो ये होती थी, आज चाहे जो कुछ हो जाए मैं फिर से पूछूंगा। फिर से वो बात हजम नहीं होती थी, समझा जैसा लगता था, फिर जैसे थे हो जाता था, बार बार पढ़ता रहता था विषय को। मतलब तब तक हम नहीं छोड़ेंगे विषय को जब तक हमें समझ में नहीं आए। 10 जन को पूछना पड़े, उसके पैर पड़ने पड़े, उसकी चाकरी करनी पड़े, गुलामी करनी पड़े, उसके घर के काम करने पड़े, लेकिन आप हमें इतना प्रकरण समझा दीजिए। वे होते हैं स्वाध्याय के अधिकारी, और वे हकदार होते हैं, दावेदार होते हैं जिनवानी की उपासना के। ध्यान रखना, जिनवानी को पढ़ना नहीं है, जिनवानी की उपासना करनी है। यही टीस जब आत्मकल्याण के प्रसंग में जागृत होती है, तो घर की अनुकूलता प्रतिकूलता ये कुछ नहीं दिखती। धनंजय को अपना सर्प से दंशित पुत्र भी दिखाई नहीं दिया। धर्म कुछ नहीं जानता, ये सब ये चढ़ाव उतार ये सब आते रहते लाइफ में, बट उसकी प्रायोरिटी, वरीयता उसके जीवन में एक आत्मकल्याण को ही हुआ करती है। आत्मकल्याण के बियॉन्ड और वो दूसरा कुछ नहीं सोच सकता। बीवी बच्चे भी है उसके, लेकिन वो धर्म के बाद, धर्म पहले बीवी बच्चे बाद में।
धर्म पहले और रोटी कपड़ा मकान बाद में। रोटी कपड़ा मकान का गरज उसको धर्म के पहले नहीं दिखती है, इतना वो धर्म को चाहता है। और फिर ये जब बाहर के प्रसंग योग सहयोग छूट जाए सो छूट जाए, बात तो अंदर के झुकाव की है। वो उसकी मांग, प्राथमिक मांग क्या है, ये तय करती है कि उसका लक्ष्य क्या पूर्ण होगा। ठीक है, आप भी लौकिक पढ़ाइयों में आपके गंतव्य हासिल करने निकले हैं, आपको भी चाहिए कि मुझे तो इसमें अर्जित करना है। जैसे साइंस भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आप मुझे समझना ये कैसे होता है ये प्रोसेस। आज भी मैं कभी कुछ, मैं बहुत कम रुचि होती है अभी, लेकिन कुछ समझना है तो मैं बेस तक जाता हूँ कि भाई ये कैसे, क्या बोल रही है। कल भी आर्किमिडीज का मैं कुछ देख रहा था कि आर्किमिडीज ने खोज कैसे करी एक्चुअली, तो मैं कुछ फॉर्मूला कैसे क्रिएट किया, उन्होंने क्या किया, कैसे एक्सपेरिमेंट की, तो मैं उसको 2-3 बार देखता रहा। खैर, भावुकता कमजोर होती है, इसलिए वो जीर्ण शीर्ण होकर बहुत जल्द मर जाती है। दूर का सफर वो तय करने में समर्थ नहीं होती। लक्ष्य की प्राप्ति यदि कुछ करा सकती है तो वो आपकी टीस, और आपको टीस होनी चाहिए, मुझे तो आत्मा की प्राप्ति करनी है इस पर। ओम।